प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। साथ ही जानेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर को। आइए सबसे पहले जानते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं। एक विद्वान आलोचक के अनुसार देश की राजकीय व्यवस्था के राजकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में समय समय पर अलग अलग भाषाएं राजभाषा के रूप में काम करती रही हैं। उदाहरण के रूप में सम्राट अशोक से पहले संस्कृत भाषा में राजकाज चलता था। अशोक ने पाली को राजभाषा का दर्जा दिया। मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। अतः हम कह सकते हैं कि राजभाषा के द्वारा ही सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। सत्य तो ये है कि जब से प्रशासन की परंपरा चली तब से राजभाषा का प्रयोग किया जाने लगा। राजपूत शासन काल में तत्कालीन हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। इसके बाद भारत में विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ और मुगल शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। फलस्वरूप हिंदी के स्थान पर फारसी और अरबी भाषाओं को अपनाया गया, लेकिन राजपूत शासकों के राज्य में हिंदी ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। विशेषकर मराठों ने हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा देकर सम्मानित किया। यहाँ तक कि अकबर के शासनकाल में भी फारसी के साथ साथ हिंदी को भी प्रश्रय मिलता रहा। यद्यपि मुगल काल में राजभाषा फारसी थी, लेकिन मालगुजारी उगाने वाले तथा जागीरों का प्रबंध करने वाले तो हिंदू अधिकारी ही थे, इसलिए वे हिंदी में ही हिसाब किताब रखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अकबर के काल तक हिंदी ही राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का समय आया तो कुछ संकुचित दृष्टि वाले अहिंदी भाषी राजनेताओं ने हिंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का भय था कि यदि हिंदी राजभाषा बन गई तो देश के उच्च पदों पर केवल हिंदी भाषी लोग ही नियुक्त होंगे और अहिंदी भाषी लोग पिछड़ जाएंगे। संविधान सभा के समक्ष भी ये समस्या एक चुनौती बन गई। काफी समय तक विरोध हुआ और विचार विमर्श चला। अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और 26 जनवरी 1950 को ये भारत की राजभाषा बन गई। राजभाषा के बारे में गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी जो इस प्रकार हैं। राजभाषा वही भाषा हो सकती है जिसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें। दूसरा, ऐसी राजभाषा संपूर्ण देश में राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक संपर्क का माध्यम होनी चाहिए। तीसरा, ऐसी भाषा अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो। चौथा, संपूर्ण देश को उसे सीखने में आसानी होनी चाहिए। पांचवा, ऐसी भाषा का चयन करते समय संकुचित हितों की अवहेलना की जानी चाहिए। आइए विद्यार्थियों, अब जानते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में। आज के युग में विभिन्न राष्ट्रों का गठन इस प्रकार से हो गया है कि इनमें अनेक प्रकार की भाषाओं का व्यवहार करने वाले लोग भी समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश की व्यावहारिक सुविधाओं को सामने रखते हुए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हो सकती है जो सारे राष्ट्र की भाषा कहलाए। सभी देश विभिन्न प्रकार की कसौटियों को सामने रखकर वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेते हैं। वही राष्ट्रभाषा उस देश के मान सम्मान का प्रतीक बन जाती है।
उदाहरण के रूप में भारत में हिंदी तथा रूस में रूसी दोनों ही राष्ट्रभाषाएं हैं। इसी प्रकार से इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान आदि सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस संदर्भ में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उचित ही लिखा है, जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती हुई संपूर्ण राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं ही होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धिशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित की जाती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र की प्रतीक होती है। उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाता है। उसी में सारे राष्ट्र की अंतरात्मा विद्यमान रहती है और उसी को उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों में जाना जाता है। आज हमारे देश की अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेष आवश्यकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में आशातीत उन्नति प्राप्त की है। भारत की भाषाओं में हिंदी ही केवल एक ऐसी भाषा है जो देश विदेश में बोली और समझी जाती है। हिंदी में कही गई बात ही जनसाधारण तक सरलता से पहुंच सकती है। आइए अब जानते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर को। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना तथा भारत के गणराज्य बन जाने पर जब इसका संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में आज राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है। वस्तुतः हिंदी 11वीं शताब्दी से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। कारण ये है कि संपूर्ण राष्ट्र के जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद संचार, विचार विमर्श आदि का माध्यम हिंदी ही थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत विदेशी साम्राज्य के बंधन से आज़ाद हुआ, तब संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा को अलग अलग परिभाषित किया गया। यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा के रूप में भी मान्य है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। आइए जानते हैं। राजभाषा राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग प्रायः प्रशासनिक, राजकीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप राजभाषा के माध्यम से ही होते हैं। दूसरा, राष्ट्रभाषा यदि जनता की भाषा है तो राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है। तीसरा, राष्ट्रभाषा के शब्द भंडार में देश के विविध बोलियों तथा उपभाषाओं के शब्द होते हैं, लेकिन राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित ढांचे में ढला होता है। चौथा, राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक, उन्मुक्त तथा स्वच्छंद शैली में होता है, लेकिन राजभाषा औपचारिकता की सीमाओं में ही बंधी रहती है। पांचवा, राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। इसमें पूरे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म, समाज संबंधी धारणाएं, लोगों के सुख दुख, लोक नीति आदि समाहित रहते हैं। लेकिन राजभाषा का संबंध प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियमों से होता है। छठा, राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक स्थानों
तीर्थों, सभा स्थलों, गली मोहल्लों तथा मेलों उत्सवों में प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों की चार दीवारी के अंदर होता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा तो एक विशाल उद्यान के समान है, परंतु राजभाषा उसी उद्यान से चुने हुए फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता है।